गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका विवेकानंद विद्याश्रम कातर स्वाति की ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है, उसमें आपकी जो बुक है कक्षा 11 की, उसका पहला जो एक्सरसाइज है समुच्चय, उस पर हम डिस्कस करेंगे। समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। समुच्चय होता क्या है? देखो, समुच्चय नाम है, उससे जुड़ा हुआ नाम है समूह है। इस समुच्चय से नाम जुड़ा हुआ है समूह। अब समूह के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे 5 स्टूडेंट है, 6 वो साथ में इकट्ठे हो जाए तो उसको हम क्या कह सकेंगे? 5 विद्यार्थियों का समूह कहते हैं। वैसे ही तो जो आपका ये समूह है वही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समूह ही क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है। कैसे? देखो, हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ले लिए A, B और C। इन तीनों को हम अगर एक साथ रख दें तो इसको हम कह देंगे समुच्चय। समुच्चय की जानकारी जब त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया जा रहा था, त्रिकोणमिति के बारे में आप जानते हो, साइन कोस टेन वाली जो कोण वाली थी आपकी, वो त्रिकोणमिति, उसका जब अध्ययन किया जा रहा था उस समय आपका ये समुच्चय, इसका निर्माण हुआ। तो समुच्चय का निर्माण किसने किया? तो देखो, फादर ऑफ सेट्स। समुच्चय के बारे में जानकारी किसने दी? तो आपके जॉर्ज कैंटर नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने समुच्चय का आविष्कार किया और उन्होंने समुच्चय का आविष्कार करने के साथ में बताई समुच्चय की परिभाषा। अभी हमने कहा था समूह है, समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो समूह में कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो आपके समुच्चय नहीं होते। समूह है तो होते हैं वो, लेकिन वो क्या नहीं होते? समुच्चय नहीं होते। तो वो आपको इस परिभाषा से पता चलेगा कि कौन से समूह है जो आपके समुच्चय कहलाते हैं, कौन से आपके समुच्चय नहीं कहलाते। तो समुच्चय की परिभाषा है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। तो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है उसको हम समुच्चय कहते हैं। तो इसमें दो नाम आ गए, एक तो आपके सुपरिभाषित, एक संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और आपका केवल संग्रह होता, वस्तुओं का संग्रह, उसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। लेकिन हम सुपरिभाषित संग्रह की बात कर रहे हैं, तो सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता? आपका समुच्चय कहलाता है। अब इसमें नाम आया आपका सुपरिभाषित। तो ये सुपरिभाषित होता क्या है? तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि आपका जॉर्ज कैंटर है, उसने समुच्चय की जो अवधारणा है वो हमारे सामने लेके आए और उन्होंने समुच्चय की हमें परिभाषा दी कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब संग्रह के बारे में भी आपको बताया था, जैसे आपका हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होता है A-E-I-O-U। इनको अगर हम साथ में ले लें तो ये क्या बन गया? आपका समुच्चय बन गया। अब आपकी जैसे बुक हो गई, बुक है गणित है, उसको हमने लिख दिया M से, वैसे इंग्लिश को लिख दिया हमने E से, हिंदी को लिख दिया H से। इस प्रकार से अगर हमने इन तीनों किताबों का संग्रह कर लिया, यानी समुच्चय का निर्माण हो गया। संग्रह करते ही ये क्या हो गया? आपका समूह बनाया, समूह बनाते ही ये आपका क्या हो गया? समुच्चय हो गया। तो ऐसे जो समुच्चय है वो आपके क्या कहलाते हैं? सुपरिभाषित समुच्चय कहलाते हैं। तो अब अगला टॉपिक अपना हो गया सुपरिभाषित और अपरिभाषित होता क्या है। सुपरिभाषित अपरिभाषित। हम जैसे सुपरिभाषित की बात करते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें कहा था कि स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय।
वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो वो क्या हो गया आपके ए ई आई ओ यू। इनको अगर हम साथ में ले लें तो वो क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय कहलाएगा। अब जो आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो समूह है, ये समूह क्या है, परिभाषित है, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमने ये लिख दिया, तो इसको हम कहते हैं सुपरिभाषित समूह। और देखो हमें कह दे कि भारत के 2 प्रधानमंत्री ले लें, 2 प्रधानमंत्रियों का हमें क्या करना है, समूह बनाना है। तो हमने समूह बनाया, तो एक तो ले लिया नरेंद्र मोदी और एक ले लिया हमने नेहरू। तो अपने को ये पता है कि जो देश के 2 प्रधानमंत्री है वो मोदी जी भी प्रधानमंत्री है और नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे। तो ये जो समूह हो गया आपका, ये परिभाषित है, क्योंकि सब कहेगा, हम किसी से भी पूछ लें तो वो बता देगा कि भाई फिलहाल में अपने जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है और पहले प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। तो इनको हम परिभाषित कह सकते हैं। और देखो हमें कहते 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह। तो 10 से कम प्राकृत संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो। तो ये प्राकृत संख्या है आपकी 10 से कम है, ये भी क्या है आपकी परिभाषित है। तो हमने परिभाषित के 3 एग्जाम्पल ले लिए। हम और भी अधिक इस प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपको कह दे कक्षा 11 आपका जो साइंस संकाय है उसमें गणित की कितनी किताबें हैं, तो आपको पता है साइंस संकाय में गणित की 1 किताब है, या गणित में सभी सब्जेक्टों की गणित जो संकाय ले रहे हैं हम उसमें कितनी किताबें हैं, तो उसमें आपकी हो जाएगी, देखो फिजिक्स हो जाएगी, मैथ हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तो 5 आपकी किताबें हो गई, आपकी जो 5 सब्जेक्ट हो गए वो सुपरिभाषित है। लेकिन अगर आपको ऐसे कह दे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक अपरिभाषित का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको कह दे कि जंगल, हम ले लेते हैं जंगल से बात करते हैं। जंगल में पता है आपको जानवर रहते हैं, तो हमें कह दे कि जंगल के 5 सबसे अच्छे जानवर बताओ। अब बताओ जानवर कहाँ से अच्छे हो गए, तो जानवरों में कौन सा जानवर अच्छा है कौन सा बुरा है इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो जो जानवरों वाला हमने समूह बनाया है वो आपका समुच्चय नहीं होगा, वो आपका अपरिभाषित होगा। समूह है तो हो सकता है, वो समूह में तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे जानवर हैं उनको ले आए तो वो अपना कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा है ये अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छे का हमें पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का जो आपका समूह बनेगा वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। वैसे ही हमने यहाँ क्या किया, प्रधानमंत्री का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमें कह दे कि भारत के 5 सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है, उनका समूह है, समुच्चय है या नहीं है। तो देखो प्रधानमंत्री है, सारे क्या है अच्छे होते हैं तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तो उनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है वो अलग अलग उनकी क्वालिटियां होती हैं, उनके आधार पर हम नहीं बता सकते कि भाई कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। तो जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों का समूह है वो भी आपका समुच्चय नहीं है। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वापस से जंगल की ओर चलते हैं। तो कह दे कि 5 सबसे खतरनाक जानवर है। तो देखो कोई सा भी जानवर छोटा सा लेकिन मोटा, वो सभी अपनी जगह क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। सबसे हमारी जान बच भी सकती है और वो हमारी जान छोटे से लेकर मोटा वो हमारी जान ले भी सकता है। तो उनका जो समूह है वो भी आपका अपरिभाषित होता है। फिर हम कहें कि आप क्लास की बात कर लेते हैं कि भाई आपकी क्लास में 5 सबसे सुंदर बच्चे, देखो अपना मेन पॉइंट आ गया कि सबसे सुंदर स्टूडेंट्स। तो सबसे सुंदर स्टूडेंट्स
कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो कह देगा कि भाई मैं बुरा हूं? सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं अपनी जगह। तो इस समूह को भी हम अपरिभाषित करेंगे कि हम कह नहीं सकते कि भाई कौन सा स्टूडेंट अच्छा है और कौन सा स्टूडेंट बुरा है। अब अच्छाई और बुराई की भी कैटेगरी हमें अगर दी हुई है तो हम आगे उसको परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित कैसे कहते हैं, 5 सबसे पढ़ाई में होशियार, तो उनके नंबरों के आधार पे हम देख लेंगे ये होशियार है। लेकिन होशियार होना, इंटेलिजेंट होना वो भी अलग अलग है। इंटेलिजेंट पढ़ाई में अलग होता है, दौड़ भाग जो अदर एक्टिविटी है उनमें अलग होता है, क्लास में डिसिप्लिन में अलग होता है। तो उनकी हम क्या करते हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं कह सकते। हम इनका स्वभाव है, इनके सबके आधार पर नहीं बता सकते कि भाई अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो ये समूह भी आपका क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन सुपरिभाषित की और अपरिभाषित की। अब हम चलते हैं आगे। तो सुपरिभाषित और अपरिभाषित के बारे में जानने के बाद अब आगे चलते हैं। कुछ आपके जो समुच्चय के महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको कि समुच्चय है उसकी जो अवधारणा है वो हमें जॉर्ज कैंटन ने दी। और समुच्चय की परिभाषा बताई कि वस्तुओं का, अब वस्तुओं का बोल दो या संख्याओं का बोल दो, एक ही बात है। वस्तुओं का या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के समूह AEIOU, ये क्या हो गया आपका समुच्चय हो गया। अब आपके हैं समुच्चय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपना जो समुच्चय है इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि आपका वेग है, वेग को हम v से लिखते हैं। आपकी जो पावर है उसको हम p से लिखते हैं। उसी प्रकार जो आपका ये समुच्चय है इसको भी हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट तो यही हो गया कि समुच्चय का रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर है, बड़े अक्षर का मतलब ये हो गया ABC, यानी कैपिटल लेटर में Z तक। इससे हम किसी भी समुच्चय को लिख सकते हैं कि भाई कह सकते हैं कि आपका एक समुच्चय है। समुच्चय के आगे उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो आपका जैसे जैसे टॉपिक आगे रनिंग में चलता जाएगा वो बताते जाएंगे। यानी किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको पता ही है कि ये समुच्चय हो गया। समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी वस्तुओं का समूह होता है। तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी वस्तुएं होती है। उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं अवयव। अवयव। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। यानी आपका एक कोई समुच्चय है और उस समुच्चय में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। और अब आपका तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपके ये अवयव है इन अवयवों को भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो इन अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर है उनमें छोटे लेटर है यानी छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। छोटे अक्षर कौन से हो गए, दूसरे ABCD वाले, तो ABC से लेके आपका Z तक। इससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका चौथा बिंदु है, हमने अभी भी बताया था कि जो समुच्चय होता है उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं। अब बहुत सारे अवयव है उनको व्यवस्थित करते हैं, तो उन सभी अवयवों को हम मजले कोष्टक में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया मजला कोष्टक। इस मजले कोष्टक में लिखते हैं और प्रत्येक दो अवयव के मध्य, प्रत्येक जैसे आपका हो गया इस प्रकार से A और B, इसमें दो अवयव है तो इन दोनों अवयवों के मध्य आपकी ये कोमा लगाएंगे। हम दोनों अवयवों के मध्य क्या करेंगे, ये कोमा लगा के उनको अलग अलग बता देंगे कि ये अवयव अलग है, ये अवयव अलग है, और इसको हम मजले कोष्टक में लिखते हैं। तो आपके चार इंपोर्टेंट बिंदु हो गए। पहला बिंदु आपका जो समुच्चय है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बिंदु जो उसमें वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को हम अवयव कहते हैं, और अवयवों को भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और जो अवयव है उनको समुच्चय में हम कोमा लगा के लिखते हैं और उन सभी अवयवों को मजले कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये आपके चार बिंदु हो गए। अगला पांचवा बिंदु,
इसमें कह रहा है ए कोई अवयव है, ये ए अवयव है वो समुच्चय ए का है, तो हमने लिख दिया ए समुच्चय ए का अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ए समुच्चय है, तो समुच्चय को हम मध्य कोष्ठक में लिखते हैं, तो इसमें वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं में एक वस्तु आपकी ए है, इसलिए ये कह रहा है कि इसमें एक वस्तु वो क्या आपकी ए है। तो अगर हम इसको भाषा में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, उसके अलावा भी इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जो ये सिंबल है आपको जो ई जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, तो इसका इंग्लिश में नाम होता है एप्सिलॉन। तो ए एप्सिलॉन ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, लेकिन हम इसको पढ़ते और है, तो इस एप्सिलॉन को बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये हो गया, इससे जो इधर वाला अवयव है उसके उधर जो है उसमें बिलोंग करता है, यानी उसके अंदर ये विद्यमान है। तो ये आपका हो गया ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अब इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ये आपका इंग्लिश में हो गया, और लिखेंगे हम गणित में हर बार ऐसे लिखा हुआ अपने को मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। जैसे आपकी दो संख्या है, इसको हमने लिख दिया बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या, तो आपकी वास्तविक संख्या में दो होता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दिया, तो इसमें हमने कह दिया कि आपका दो बिलोंग्स टू आर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण बिंदु होगी। अगला है आपका, अब आपका अगला पॉइंट है जिसमें हमें कहा हुआ है ए समुच्चय बी का अवयव नहीं। अब की बार हमें कह रहा है कि जो ए है वो बी का अवयव नहीं है। इसमें तो ए है, स्मॉल ए है, वो कैपिटल ए का अवयव था, तो हमने लिख दिया ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब आपका जो स्मॉल ए है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखें? तो इसको हम लिखेंगे ए, ये था आपका एप्सिलॉन, तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू आपका बी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एप्सिलॉन है उसको हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। पहले अगर ये ऐसे होता का आपका ए बिलोंग्स टू बी हो गया, अब अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी आपका ए है वो बी में विद्यमान नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी ए है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है। अब अपने जो समुच्चय से रिलेटेड कुछ बिंदु थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब हम कुछ ऐसे सेट हैं, यानी ऐसे समुच्चय हैं जिनको हम पीछे की क्लासों से काम में लेते आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में ये पता नहीं था कि ये समुच्चय है या नहीं है, इनको हम समुच्चय भी कहते हैं या नहीं कहते। तो कौन कौन से हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला है आपका, तो देखो पहला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो आपको पता ही होगा कि एन कौन सी संख्या होती है, तो एन को देखते ही आप कहोगे कि एन आपकी प्राकृत संख्या हो गई। आपने जो पीछे छोटी क्लासें हैं उनमें पढ़ा है कि एन को मतलब हो गया प्राकृत संख्या, तो उसका नाम पूरा होता है एन, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी वो प्राकृत संख्याओं का समूह है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इसका पूरा नाम आ जाएगा आपके सामने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये कैसे आएगा, देखो आपका n बराबर, अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो आपको बताया हुआ है कि प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होके आगे अनंत तक चलती जाएगी। तो कौन कौन सी, जैसे आपकी होगी 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपकी ये चलती जाएगी। इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये प्राकृत संख्या होगी आपकी सारी। उसके बाद में आपका दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम W से लिखते हैं, तो ये आ गया आपका W।
पूर्ण संख्याओं का समूह। ये लो, अब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो W क्या हो गया? W आपका एक समुच्चय हो गया। अभी अभी आपको बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर हैं वो उनको हम समुच्चय से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही आपका हो गया, जैसे कैपिटल N था वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, अब W है वो आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब पूर्ण संख्याएं होती कौन सी है? तो देखो, पूर्ण संख्या है उसमें आपकी सारी प्राकृत संख्याएं आती है, बस इसके साथ में आपका जीरो भी ऐड हो जाता है, यानी जीरो भी आपका पूर्ण संख्याओं में आएगा। प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता। अगर प्राकृत संख्याओं के साथ आपका जीरो और शामिल कर दे तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आपका तीसरा समुच्चय है वो है आपका Z। तो देखो, Z है आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है वो देखो, तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये आपके समुच्चय हैं जो पीछे भी काम में आए हुए हैं, आगे भी बहुत जगह काम आएंगे, खासकर इस प्रश्नावली में तो बहुत जगह काम आएंगे। आपका जो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें इस प्रश्नावली का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये प्रश्नावली आपकी प्रत्येक प्रश्नावली की जो स्टार्टिंग बातें हैं उन सब में आपकी ये शामिल होगी। जैसे जैसे आपका गणित में लेवल बढ़ता जाएगा, गणित संकाय में, वैसे वैसे आपका इन चीज़ों की जरूरत भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आप स्पेशली इन चीज़ों को धीरे धीरे डीपली स्टडी करना है, आपको समझना है किस प्रकार से कौन सी संख्या होती है, किससे काम में लेते हैं, उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब चलते हैं वापस पूर्णांक संख्याओं के का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्या क्या है आपकी? जैसे प्राकृत संख्या थी, प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो शामिल कर दिया तो वो पूर्ण संख्या बन गई। अब वैसे ही आपकी पूर्ण संख्याएं वो सारी पूर्णांक संख्याएं तो है, बस में थोड़ा सा और आ गया। उसमें कौन सा आ गया? तो देखो, Z बराबर, इसमें 0 1 2 3 इस प्रकार से ये चलता गया। ये तो सारी आपकी पूर्ण संख्या में थी। अब यही जो सारी आपकी पूर्णांक संख्या थी ये धनात्मक, अगर ऋणात्मक वाली और शामिल कर लें, ऋणात्मक कैसे? जैसे यहाँ हो गया -1 -2 -3, इस प्रकार से चलता जाएगा पीछे पीछे आपका। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्याओं में आपका 0 प्लस सारी धनात्मक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं अगर माइनस से गुणा करते हैं तो सारी ऋणात्मक और आपकी बढ़ गई। तो इनका जो समुच्चय है वो आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब पूर्णांक संख्या है वो आपकी दो प्रकार की होती है। तो पहला टाइप है इसमें Z प्लस। Z प्लस का मतलब देखो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है आपको। Z प्लस का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी Z प्लस हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। यानी ये पूर्णांक संख्या है, इनमें से जो जितनी सारी धनात्मक संख्याएं हैं वो आपकी Z प्लस में आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया आपका Z प्लस बराबर, तो आपका हो गया 1 2 3 इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो ये हो गई आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या। वैसे इसका दूसरा पार्ट है वो है Z माइनस। Z माइनस का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो आपका Z माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का मतलब ये हो गया कि जो पूर्णांक संख्याओं में जितनी सारी संख्याएं आपकी ऋणात्मक है वो सारी इसमें शामिल हो जाएगी। तो आपका हो गया जैसे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस प्रकार से आपका अनंत तक माइनस अनंत चलता जाएगा। तो ये संख्या हो गई आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब बात रही आपकी, देखो इन संख्याओं को जोड़े तब आपकी क्या है कि पूर्णांक संख्या बन जानी चाहिए, लेकिन इन संख्याओं को जोड़ो इन संख्याओं को जोड़ो, इसके अलावा आपका 0 और रह जाता है। तो 0 न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या, इसलिए इनको दोनों में शामिल नहीं किया गया। तो आपकी पूर्णांक संख्या होगी जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z में कौन कौन सी संख्या आती है वो आपको बता दी गई है। अब इसमें भी जो धनात्मक संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई।
तो हमने आपको तीन समुच्चयों के बारे में बता दिया गया, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है और ये क्या होती है, इनके अलग अलग पार्ट भी बता दिए गए। आगे भी ऐसे बहुत सारे समुच्चय हैं जो आप क्या है गणित में काम में ले रहे हो, आगे भी काम लेते जाओगे, उनके का हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।